होगा है। ओके ओके, तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही? तुम तो दिल्ली में हो, नेटवर्क तो प्रॉपर होनी चाहिए अब। ओके सो नेक्स्ट, आपका आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है, फाइन। तो नेक्स्ट टॉपिक इज पावर इन एसी। हाउ कैन यू फाइंड द पावर इन एसी? ओके, देखो पहले हम लोग पढ़ चुके थे, पावर इज इक्वल टू होता V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट, है ना? ये तो था पावर, याद है? पावर क्या होता था? पावर इज इक्वल टू होता था वोल्टेज इंटू करंट, V इंटू आई। लेकिन हियर एसी में हमने देखा कि वोल्टेज सिर्फ V नहीं है, वोल्टेज V इज इक्वल टू है V नॉट साइन ओमेगा टी, एंड I इज इक्वल टू है I नॉट साइन ओमेगा टी। साइन टी। तो P here cannot be only Vi, it would be V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू I नॉट साइन ओमेगा टी। अब प्रश्न ये उठता है कि एसी में अगर तुम देखोगे तो करंट वोल्टेज से रेजिस्टेंस, रेजिस्टिव सर्किट के अंदर, रेजिस्टिव सर्किट के अंदर जो है वो जीरो पे रहेगा, यानी कि आई और वी के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। इंडक्टिव सर्किट के अंदर आई और वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, और कैपेसिटिव सर्किट में भी 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। इंडक्टिव में करंट पीछे वोल्टेज आगे, और कैपेसिटिव में करंट आगे वोल्टेज पीछे। ये बात हमको पता थी। हम लोग आरसी सर्किट अभी पढ़ रहे थे, आरसी सर्किट में करंट आगे होता है, वोल्टेज पीछे होता है, वोल्टेज पीछे होता है। तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, we know that in AC both voltage and current varies with time। हमें दिख रहा है साफ साफ, ओमेगा टी वी नॉट साइन ओमेगा टी या वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो टाइम के साथ तो वेरी कर ही रहा है, वेरीज विथ टाइम। ठीक है, सो पावर विल ऑल्सो वेरी, पावर भी वेरी करेगा टाइम के साथ। तो हम क्या लिखेंगे? इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू टाइम, इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है बच्चे? ओके, सो पावर विल बी इक्वल टू Vt is V naught sin omega t, और It is I naught sin omega t plus phi, I naught sin omega t plus phi। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे? I naught V naught इंटू साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब क्या करें क्या करें क्या करें? कुछ लगाना पड़ेगा, कुछ तिगड़म करना पड़ेगा। आपने मैथ्स नहीं पढ़ा है 11th 12th में, बट एनीवेज आपको वो चीजें पता होगी कि दैट साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू द साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। होता नहीं होता? ये पढ़ा है कभी? साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ओमेगा टी प्लस 5 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चे? साइन ओमेगा टी प्लस 5 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस 5 और कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5। ठीक,
तो क्या लिखेंगे हम लोग, आई नॉट इंटू वी नॉट मल्टीप्लाइड बाई साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी प्लस 5 कैन बी रिटन एज साइन ओमेगा टी इंटू कॉस 5 और प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5। अंदर ले जाओगे साइन ओमेगा टी को तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना, साइन हाँ साइन ओमेगा टी को अंदर ले गए हम ब्रैकेट के अंदर, तो क्या होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का स्क्वायर नहीं होगा सर, है ओमेगा टी साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा बेटा बोलो, साइन स्क्वायर थीटा, ओ सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, थीटा पे स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, थीटा पे स्क्वायर होगा नहीं होगा, नहीं होता सर, साइन को लगता है। हाँ तो तुमको अब अकल आती है, लेट से अकल आती है, हमारे यहाँ कहते हैं कि जो पिछली रोटी खाता है उसको लेट से अकल आती है। पिछली रोटी मीन जो सबसे लास्ट में रोटी पकता है ना, सबसे आखिरी रोटी, उसको पिछली रोटी कहते हैं। तो तुम पिछली रोटी खाती हो। ओके, साइन ओमेगा टी साइन इंटू साइन ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एक्चुअली ओमेगा टी एंगल है ना, इसलिए ओमेगा टी पे स्क्वायर क्यों होगा, नहीं होगा ना, हाँ। और प्लस साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। इसको लिखो तुम साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। एक्चुअली देखो क्या है ना कि ये तुम्हारा हो गया पीटी। जो मेन काम की बात है, जो अक्सर सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है पावर एवरेज से, एवरेज पावर निकालने को पूछते हैं। तो यहाँ से ना हम एवरेज पावर निकालते हैं, देखो पी एवरेज। और तुम्हें पता है कि जब भी किसी की चीज का एवरेज निकालना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हम लोग का बार लिख देंगे तो एवरेज पावर निकल जाएगा, है ना। देखो लिखेंगे हम लोग पी एवरेज इक्वल टू पीटी का एवरेज, ऐसे निकालेंगे। या यूं कह सकते हैं पीटी के ऊपर बार लाइक दिस, है ना। तो पीटी क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो ये तुम्हारा हो गया, इसके ऊपर बार लग गया, पूरे के ऊपर बार लगा दिया मैंने, ठीक है। यहाँ भी पूरे के ऊपर बार लगा दिया मैंने। एवरेज पावर क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि इन जनरल क्वेश्चंस में एवरेज पावर ही निकालना होता है फॉर वन साइकिल, फॉर वन साइकिल। ये पूरे पे लग जाएगा क्या, बार, ठीक है। एक चीज देखो बेटा, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से ही डिवाइड कर दूं तो हम बेवकूफी तो करेंगे नहीं 2 से 2 काट के, क्योंकि हमने 2 ऐड किया कुछ करने के लिए। तो देखो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बताओ किसका फॉर्मूला होता है बेटा, एडजस स्टेंजन एडजस, जल्दी बोलो। इस साइन 2 थीटा, है ना। तो 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी क्या बन जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी। तो वी नॉट आई नॉट को अलग कर लो, यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस 5, इसको अलग कर लो, ठीक है। प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो होगा साइन 2 ओमेगा टी
अपॉन 2 तो पहले से रहेगा इंटू साइन फाई, ये अलग कर लो। इट जस्ट तुमको याद है, मैंने पढ़ाया होगा तुमको कि एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल ऑफ साइन ओमेगा टी या साइन 2 ओमेगा टी या साइन 3 ओमेगा टी या साइन 4 ओमेगा टी इज ऑलवेज 0 एंड एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1/2। याद है इट जस्ट? यस। तो वी नॉट आई नॉट, तो वी नॉट आई नॉट ही रह जाएगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1/2 इंटू कॉस फाई, ठीक है, और प्लस 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 साइन 2 ओमेगा टी 0। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या दिख रहा है हमको? वी नॉट आई नॉट इंटू हाफ कॉस फाई। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? पी एवरेज इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट इंटू हाफ कॉस फाई, यानी कि 1/2 नीचे लगाना पड़ेगा। अगर मैं 1/2 को √2 यहाँ डाल दो, √2 यहाँ डाल दो, कोई दिक्कत है बेटा बोलो? अगर डिनोमिनेटर में 2 हो तो उसको √2 और √2 के फॉर्म में तोड़ा जा सकता है ना? सकते हैं। हाँ ये सर आप यस। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए बेटा कि VRMS का फॉर्मूला क्या है और IRMS का फॉर्मूला क्या है? VRMS क्या है? V0/√2 और IRMS क्या है? I0/√2 है नहीं? तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग VRMS इंटू VRMS into IRMS cos phi. This is the formula for average power. VRMS IRMS into cos phi, यानी कि सिंपल VI cos phi, सिंपल VI cos phi, इसको VI cos phi भी कहा जा सकता है। तो अब तक जो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पावर पढ़े थे वो पढ़े थे P इज इक्वल टू VI, और अब जो हम लोग पावर पढ़ रहे हैं दिस इज P इज इक्वल टू VI cos phi। कुछ नया आया cos phi, ये cos phi नया है। ये cos phi क्या है? दिस cos phi इज नथिंग बट पावर फैक्टर। क्या कहते हैं इसको? पावर फैक्टर। ठीक है। अब जैसे तुम्हारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कौन सा है? डीसी है ना? यस डीसी है? नो सर एसी है। यस सर, क्यों? पिछले रोटी खाई हो सर एसी है ना? ओके। तो एसी सोर्सेज में पावर फैक्टर होता है। तो आपके घर में कोई बोले कि तुम्हारे घर में पावर निकालो, तुम्हारे घर के जो तुम्हारा फैन है वो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, तो आप कैसे निकालोगे? P इज इक्वल टू VI से या P इज इक्वल टू VI cos phi से? V इज इक्वल टू VI cos phi, क्योंकि एसी सोर्स का हम पावर कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो जब भी एसी सोर्स का पावर कैलकुलेट करेंगे तो हमें cos phi यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा। तो पावर फैक्टर, ओके। सो दिस इज पावर फैक्टर इन केस ऑफ एसी सोर्स। तो जब भी एसी सोर्स होगा तो आपको पावर फैक्टर
मिलेगा। और आप देखो कि जब एसी सोर्स में हमने जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट देखा और प्योर कैपेसिटिव देखा, प्योर इंडक्टिव देखा, तो वहां पे कहीं पावर फैक्टर हमें मिला नहीं, हमें दिखा नहीं। तो क्या है, मतलब पावर फैक्टर होता नहीं है क्या? एक्चुअली देखो क्या है कि पावर फैक्टर मतलब क्या है, कॉस फाई, और कॉस फाई, फाई क्या है यहाँ पे, फाई इज द फेज डिफरेंस। फाई तो शुरू से हम लोग फेज डिफरेंस ही देखते आ रहे हैं ना। तो जब तुम प्योर रेजिस्टिव सर्किट लेती हो बेटा, तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अंदर, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अंदर करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में। तो जब सेम फेज में होंगे तो फाई जीरो होगा। यस सर, बोल ना बेटा, फाई जीरो होगा। तो कॉस फाई यानी कि कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। 1। हाँ, इसलिए पी इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई नहीं लिखते हैं, कॉस फाई खत्म हो गया, 1 है, वो सिर्फ वी आई रहेगा। नहीं समझ पाता आप? सर अगर रिपीट सर, हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली आई विल रिपीट, आई विल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है बेटा, तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो करंट है और जो वोल्टेज है दोनों सेम लाइन में होता है। तो दोनों के का फेज डिफरेंस कितना है बेटा? फेज डिफरेंस 0 होता है ना, क्योंकि दोनों सेम लाइन में है। जब फेज डिफरेंस 0 है तो cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। 1। तो P इज इक्वल टू वी आई इंटू कॉस 0 डिग्री, ये हो गया 1। तो सिर्फ वी आई लिखा जा सकता है ना। हाँ, तो इसीलिए हम रेजिस्टिव सर्किट में P इक्वल टू वी आई लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई चेंज आएगा नहीं, है ना। यस सर। जब हम प्योर इंडक्टिव सर्किट देखेंगे, इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है कि वोल्टेज लीड्स बाय 90 डिग्री, वोल्टेज लीड्स बाय करंट बाय 90 डिग्री। तो फेज डिफरेंस कितना है बेटा, बोलो? 90। और cos 90 की वैल्यू 0। तो पावर ही 0 हो गया। 0 हो गया। जरूरत है डिस्कस करने का वहां पे पावर? नहीं जरूरत है ना। प्योर कैपेसिटिव सर्किट देखोगी तो इसमें करंट विल बी लीडिंग बाय 90 डिग्री। अगेन फेज डिफरेंस 90 डिग्री, अगेन cos 90 0। तो अगेन यू डू नॉट नीड टू डिस्कस पावर। आई बात समझ या नहीं आई? लेकिन जब तुमने आरएल सर्किट देखा, जब आपने आरएल सर्किट देखा, एलआर सर्किट या आरएल सर्किट देखा, आरएल सर्किट देखा, इस केस में जो तुम्हारा वोल्टेज था ये वी नॉट आर और वी नॉट एल, और यहाँ पे वी नॉट, इनका फेज डिफरेंस है कितना, 5 का। और करंट तुम्हारा किधर होता है, करंट तुम्हारा इधर होता है। तो वी नॉट और करंट के बीच में एंगल कितना है, बोलो? 5। तो यहाँ पे तुम्हारा फ्लक्स है 5 और यहाँ पे तुम्हारा P इज इक्वल टू वी cos 5 होगा। अच्छा, हाँ यस सर, वी cos 5 होगा। एलआर में ना सर? हाँ बेटा, एलआर में या आरएल में, जो भी कह लो। यस तुम देखो, जब तुम उसका रेजिस्टेंस वाला ग्राफ बनाओगी तो वी नॉट आर का रेजिस्टेंस R था, इसका रेजिस्टेंस XL था, इनका इक्विवेलेंट Z आया था, ये 5 एंगल पे था, है ना। इस केस में तुम अगर cos 5 निकालोगे तो cos 5 की वैल्यू क्या होगी बेटा, B/H। B कितना है, R, तो R/Z। तो इस केस में पावर फैक्टर R/Z होगा। आरएल सर्किट में पावर फैक्टर कितना होगा, R/Z। एलआर सर्किट में या आरएल सर्किट में पावर फैक्टर कितना होगा, R/Z। जब हमने आखिरी में आरसी सर्किट देखा, ये R ये C, तो आरसी सर्किट में हमने ये पाया कि दिस इज वी नॉट R। सब ग्राफ सेम है बेटा, वी नॉट C एकदम। अब तो तुम्हारी जबान पर होना चाहिए था सब कुछ, बट नहीं है। तो ये इस बात का मुझे बहुत बहुत अफसोस है। एक बच्ची जो अच्छा कर सकती है लेकिन वो खुद नहीं करना चाहती है, तो व्हाट कैन आई डू, दिस इज करंट। तो फेज डिफरेंस कितना है, वी नॉट और आई की, वी नॉट ही तो फाइनल वोल्टेज है, वी नॉट इज द फाइनल वोल्टेज ऑफ द इंटायर सर्किट, वी नॉट इज द फाइनल वोल्टेज ऑफ द इंटायर सर्किट, ठीक है। और ये आई,
ठीक है, तो अब इनका फेज डिफरेंस कितना है बोलो, 5 5 है ना। तो यहाँ पे फिर वापस से वही सर्किट बनाएंगे। यहाँ पे देखो ये होगा तुम्हारा R, ये होगा तुम्हारा XC, ये होगा तुम्हारा Z, ये होगा तुम्हारा 5। ठीक है, तो यहाँ पे तुम cos फाई निकालोगे तो फिर से B अपॉन H, B कितना R, H कितना Z अपॉन Z। तो पावर फैक्टर इन केस ऑफ LR सर्किट इज R अपॉन Z एंड RC सर्किट में भी R अपॉन Z। और Z कैसे निकालते हैं बेटा, यहाँ पे Z निकालेंगे हम लोग अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर से। यहाँ पे Z निकालेंगे हम लोग R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर से, है नहीं है? ओके, यस पक्की बात है। चलो ओके, तो अब पावर एवरेज को हम क्या ले सकते हैं, VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, और cos फाई हमको क्या मिला है, R अपॉन Z। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, VRMS इंटू IRMS इंटू R अपॉन Z। देखो I नॉट इक्वल टू क्या होता है बेटा, V नॉट अपॉन Z। ठीक है, अगर मैं I नॉट को √2 से डिवाइड कर दूं तो √2 से इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो V नॉट अपॉन √2 क्या बन जाएगा, VRMS अपॉन Z बन जाएगा ये। और I नॉट अपॉन √2 जो होता है वो होता है IRMS, यानी कि IRMS कैन बी रिटन एज VRMS अपॉन Z। तो लिखेंगे यहाँ पे VRMS इंटू IRMS इज VRMS अपॉन Z। तो ये V स्क्वायर RMS इंटू R अपॉन Z स्क्वायर। ठीक है, तो V स्क्वायर RMS का Z स्क्वायर, V स्क्वायर RMS का Z स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो ये होगा IRMS का स्क्वायर। एक फॉर्मूला तुम्हारा ये हो गया, एक वो हुआ था, एक ये हो गया। नेक्स्ट लिख सकते हैं पावर एवरेज इक्वल टू V अपॉन Z का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हो VRMS अपॉन Z का होल स्क्वायर इनटू R। ये VRMS अपॉन Z क्या होता है, IRMS, तो लिख सकते हो I स्क्वायर RMS इनटू R। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एवरेज पावर, I स्क्वायर RMS अपॉन इनटू R। बात समझ गए आप मेरी? ठीक है, एक और चीज क्वेश्चन पूछते हैं एपरेंट पावर कैलकुलेट करने को। एपरेंट पावर, तो एपरेंट पावर हमेशा याद रखो, एपरेंट पावर इज ऑलवेज इक्वल टू VRMS इनटू IRMS। VRMS इनटू IRMS। समझ आ रहा है? ऑडिटोरियम, यस Edges, yes sir, are you here? yes sir। कौन डांट रहा तुमको? नहीं सर, वो क्या है, वो VP sir is calling for meeting, क्या है सर? तो तुमको जाना है अभी? हाँ? सर पता नहीं बुला रहे हैं क्या जैसे। पूछ लो जो भी है, तुम बताओ क्या करना है, पढ़ना है, अब जाना है। हाँ? Edges, मीटिंग कितने तक? 30 मिनट्स सर, 30 मिनट्स के लिए बुला रहे हैं सर। 30 मिनट्स के लिए अभी बुला रहे हैं, 30 मिनट्स के बाद बुलाएंगे।
अभी बुला देगा 30 मिनट्स के लिए। ओके अच्छा यस सर। तो जाना जरूरी है, मस्ट है, या फिर आप चाहो तो उसको टाल भी सकते हो? पता नहीं सर क्यों बुला रहे सर। तो पूछ लो एक बार, जाना जरूरी है या फिर टाल सकते हो। बोल दो सर मेरी क्लास चल रही है, इफ अगर कोई रिलैक्सेशन मिले तो देख लो। सर थोड़ा लेट आने से चलेगा क्लास? क्या बेटा? सर थोड़ी देर बाद आने से चलेगा क्लास से, नॉट नाउ। अच्छा अभी क्लास चल सकती है ना, हम लोग आगे करें, कंटिन्यू यस करें? सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड, ठीक है गुड। तो यस सर। हाँ, तो ये हो गया एवरेज पावर। तो आरसी सर्किट हो गया, एलआर सर्किट हो गया, प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव, प्योर इंडक्टिव हो गया। अब एक टर्म सर आता है आप अक्सर। थोड़ा पीछे वाला थोड़ा रिवाइज करा सकते बस थोड़ा सा सर, आवाज नहीं आई थी सर तब। अच्छा अच्छा ठीक है। एक्चुअली तुम्हारे बैकग्राउंड में ना बहुत वो बहुत है। नॉइज आता है, यस सर। वो बच्चे बात करते रहते हैं ना हॉस्टल में। यस मैं सर। समझ सकता हूँ, हॉस्टल में वैसा होता है कि क्लास तुम कर रहे हो, बाकी तुम्हारे जो हॉस्टल मेट है वो तो खैर अपने काम में बिजी है, तो वो बात करेंगे, तुम उसको रोक भी नहीं सकते। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि मैं भी हॉस्टलर रहा हूँ। है सर। एनीवेज, हाँ मैं भी हॉस्टल में ही रहता था पहले, अपने कॉलेज के टाइम पे। अच्छा एनीवेज, सो हमने आपको एवरेज पावर कराया, दैट इज वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। एवरेज पावर के बाद हमने बताया कि अब अच्छा सवाल बच्चों के अक्सर दिमाग में आता है, सर ये अगर वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, या सिंपल पावर एवरेज इक्वल टू वी आई कॉस फाइव, सिंपल पावर एवरेज इक्वल टू वी आई कॉस फाइव। तो ये कॉस फाइव पहले क्यों नहीं यूज करते थे रेजिस्टिव सर्किट में या कैपेसिटिव या इंडक्टिव सर्किट में? तो मैंने वही चीज रिलेट करके बताया कि जरूरत नहीं थी हमें प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, क्योंकि फेज डिफरेंस 0 होता है, तो कॉस फाइव 1, वहां सिंपल वी आई हो गया। प्योर इंडक्टिव में फेज डिफरेंस 90 डिग्री, कॉस 90 0, तो यहाँ पे जरूरत नहीं, पावर तो होगा ही नहीं, है ना। प्योर कैपेसिटिव में भी नहीं होगा, ठीक है। जब आर एल सर्किट या एल आर सर्किट यूज करते हैं, तो एल आर सर्किट के अंदर हमने देखा कि वी आई और वी नॉट के बीच में एंगल है फाई, आई और वी नॉट के बीच में एंगल है फाई, तो फेज डिफरेंस हुआ फाई, और cos phi comes out to be r upon z, and z here is r square plus xl square, है ना। तो in case of LR circuit we can find power, average power is equal to VRMS IRMS into cos phi, और cos phi का मतलब r upon z, right? In case of RC circuit, resistive capacitive circuit, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस जिसके अंदर हो, उसके इसमें देखा मैंने कि करंट और वी नॉट के बीच में एंगल कितना है, फाई का एंगल कितना है, फाई, ठीक है। तो अब क्या होगा कि फेज डिफरेंस फाई का है, तो इस केस में अगर आप जो है वो कैलकुलेट करते हो फेज पावर फैक्टर कॉस फाई, सो हमारा जो ग्राफ आता है रेजिस्टेंस का, वो रेजिस्टेंस में रजिस्टर में रेजिस्टेंस आर है, और कैपेसिटर में रेजिस्टेंस को हमने एक्सी बोला है। और हमें पता है कि इन केस ऑफ आरसी सर्किट जो वोल्टेज इन कैपेसिटर है वो 90 डिग्री पीछे होता है करंट से, है ना। करंट आगे होता है, 90 डिग्री पीछे होता है वोल्टेज इन कैपेसिटर, ठीक है। और वोल्टेज इन रेजिस्टर करंट के फेज में होता है, तो वी नॉट आर और आई सेम फेज में, वी नॉट सी और आई 90 डिग्री बिलो, ठीक है। और जो जो पूरे इंटायर सर्किट का जो जो फाइनल वोल्टेज है वी नॉट, वो करंट से 5 फेज एंगल पर है, तो फेज डिफरेंस 5 हो गया। यहाँ पे मैंने जब ट्रायंगल बनाया तो हमें मिला cos phi इक्वल टू r अपॉन z अगेन, एंड हियर z इक्वल टू r स्क्वायर प्लस xc स्क्वायर, नॉट xl, यहाँ पे xl था, यहाँ पे xc होगा, xc स्क्वायर, राइट। Using this formula, if we find average power equal to VRMS IRMS into cos phi is nothing but r upon z. So we can write VRMS is equal to IRMS upon z into r upon z. तो VRMS equal to IRMS into z क्यों लिख सकते हैं? यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे बताया, ये चीज मैंने यहाँ पे बताई,
I naught equal to V naught upon Z. So I naught upon root 2, मैंने root 2 से rationalize कर दिया, V naught upon I naught upon root 2 equal to V naught upon root 2 into Z. V naught upon root 2 will become VRMS और I naught upon root 2 will become IRMS. So IRMS equal to VRMS upon Z. तो IRMS की जगह पे मैंने पुट कर दिया VRMS upon Z, तो VRMS का होल स्क्वायर और नीचे Z का स्क्वायर और into R बन गया. तो एक फॉर्मूला तो ये भी हो गया पावर का. फिर VRMS upon Z का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है. VRMS upon Z is nothing but IRMS, so I square RMS into R. ये हो गया तुम्हारा एवरेज पावर in terms of current and resistance. Apparent power, your apparent power comes out to be VRMS IRMS, VRMS into IRMS. ठीक है? Yes sir. अब क्या होता है कि एक टर्म अक्सर बोर्ड में पूछा गया है डिफाइन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज चोक कॉइल. डिफाइन चोक कॉइल. चोक कॉइल. चोक कॉइल जानते हो क्या होता है? ये जो तुम्हारी बड़ी बड़ी ट्यूबलाइट नहीं होती, ट्यूबलाइट आपने चोक बुक पर दिखाया था सर. हाँ, तो ट्यूबलाइट के नीचे देखोगे एक ठो रेक्टेंगुलर कॉइल होता है. ठीक है, और इसको हम ऐसे अपना एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये चोक कॉइल यूज करते हैं. ये क्या होता है, ये क्यों होता है, ये समझने की कोशिश करते हैं. बेटा देखो, सिंपल से बात समझना कि आपके हाउस होल्ड में, एक मिनट, ठीक है. तो अब क्या है कि हमारे हाउस होल्ड में जो वोल्टेज आती है वो 220 वोल्ट आती है. कितनी आती है? 220 वोल्ट आती है. अब 220 वोल्ट तुम तसव्वुर करो, आप उसी 220 वोल्ट पे आप एसी भी यूज करते हो, उसी 220 वोल्ट पे आप एक फैन भी यूज करते हो, एक हीटर भी यूज करते हो, उसी 220 वोल्ट पे छोटी सी एलईडी भी यूज करते हो 4-5 वॉट का, उसी 220 वोल्ट पे 8-9 वॉट का ट्यूबलाइट भी यूज करते हो. तो आप तसव्वुर करो कि सेम ही वोल्टेज सप्लाई पे अलग अलग पावर रेटिंग की डिवाइसेस हम यूज कर पा रहे हैं. ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि अगर 220 वोल्ट में करंट को देखें, क्योंकि सारे वायर तो कॉपर के ही लगे हैं, है ना, तो रेजिस्टेंस भी कमोबेश सब में सेम रहेगा. तो ये करंट सब में कमोबेश सब में सेम रहेगा. तो एसी में भी करंट अगर हम उतना ही दे दे जितना हम एक ट्यूबलाइट में दे, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा. सर चार्जर भी है ना सर. तो एक जैसे खली है, खली को डाइट चाहिए कम से कम दिन भर में 5-10 केजी नॉनवेज चाहिए, 20-50 अंडे चाहिए. तुम खा सकते हो? नो सर. नहीं. उतना डाइट तुमको दे तो क्या होगा, तुम 1 महीने में खा जाओगी उतना. शायद 1 महीने में भी ना खा पाओ. ठीक. तो कहने का मतलब है कि हर चीज की डाइट बराबर नहीं होती है, पावर रेटिंग अलग अलग है, तो सबको अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट चाहिए. तो अब उसी वोल्टेज सप्लाई से हम ट्यूबलाइट भी यूज करना चाह रहे हैं, हम एसी भी यूज करना चाह रहे हैं. ट्यूबलाइट कम पावर का है, ट्यूबलाइट के अंदर कम करंट चाहिए, एसी में ज्यादा करंट चाहिए. तो हम कैसे करें? ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, देखो हम लोग जो 10वीं क्लास पढ़ के आए हैं वो क्या पढ़ के आए हैं कि जब भी करंट की वैल्यू डिक्रीज करनी हो, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दो. रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो वोल्टेज कम हो जाएगा अपने आप, है ना. लेकिन रेजिस्टेंस के साथ एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम रेजिस्टेंस को यूज करोगे वोल्टेज करंट को रिड्यूस करने के लिए, तो रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है बेटा, पावर फैक्टर होता है 1. मैंने पीछे बताया अभी, रेजिस्टिव सर्किट में पावर होता है 1, और पावर 1 यानी cos फाई की वैल्यू 1, cos फाई की 1 वैल्यू जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है. cos फाई की वैल्यू जो 1 होती है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है. cos थीटा -1 से +1 तक वेरी करता है, +1 मैक्सिमम वैल्यू है. तो in case of resistive circuit, if cos phi is 1, if power factor is 1, so it will waste maximum power. बहुत ज्यादा पावर
खर्च कर देगा, बेकार कर देगा, वो मिस यूज कर देगा उसको। हमें तो पावर बचा के भी चलना है ना, हमें तो ट्रिक्स लगाने हैं, बचा के चलना है। तो क्या करें, वैसी जगह पे हम रजिस्टर के साथ साथ में एक इंडक्टर भी जोड़ देते हैं, और इंडक्टर रजिस्टर मिलके बन गया एलआर सर्किट। और एलआर सर्किट जो है वो करंट उतनी देगा लेकिन प्रोपोर्शनली पावर कम वेस्ट करेगा, क्योंकि एलआर सर्किट की जो कॉस फाई होती है वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, so that combination of LR circuit with resistance and inductor, that is called as choke coil. ठीक है, मैं इसके कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं। क्या प्रॉब्लम है यार, हाँ बेटा देखो, तो इन household we use edges. Am I audible? 220 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। But some devices like tube lights, को हम लोग मर्करी ट्यूब भी कहते हैं, जो हम मर्करी यूज करते हैं, मर्करी ट्यूब cannot stand such high voltage. मर्करी ट्यूब को कहते हैं सर? क्या बेटा? मर्करी ट्यूब को कहते हैं सर? हाँ वही मर्करी ट्यूब, जो व्हाइट वाली लाइट नहीं होती, लंबी वाली। हाँ, cannot stand such high voltage. ठीक है, इनको इतना वोल्टेज नहीं चाहिए। सो क्या करेंगे, टू रिड्यूस वोल्टेज to tube, we can connect a resistance. क्या बेटा? So we can connect the inductor, no? We can connect, we will connect actually, but to reduce the voltage, generally we know that we can connect a resistance. रेजिस्टेंस लगाने से प्रॉब्लम क्या आएगी वो आगे देखते हैं। ये आपका ट्यूबलाइट था, इसमें एक रजिस्टर लगा दिया मैंने, लेकिन जैसे ही रजिस्टर आपने लगाया तो पावर क्या आएगा, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, और कॉस फाई की वैल्यू कितनी होती है, 1। इसका मतलब ये हो गया कि दिस cos phi की ये मैक्सिमम वैल्यू है, so this seems that resistance will waste. Resistance will waste too much power. Too much power.
ठीक है, तो ये काम आपका सिर्फ रजिस्टर लगाने से होगा नहीं, जैसे मैंने बताया। Okay, so to overcome this problem we use a choke coil. So to overcome this problem we use choke coil. और choke coil क्या है बेटा? choke coil का मतलब है एक रजिस्टर और एक इंडक्टर। ये आपका ट्यूबलाइट है, एक रजिस्टर और एक इंडक्टर लगा दिया तो ये तुम्हारा choke coil बन गया। ये तुम्हारा choke coil हो गया। दिस इज R, दिस इज L। ठीक, दिस इज सीरीज LR सर्किट, या इन शॉर्ट इसको choke coil कह लो। ठीक है, ये आपकी ट्यूबलाइट है। ठीक, ठीक सर। आई बात समझ? यस सर। वेरी गुड। एंड दिस choke coil सर ये चोक कॉइल हम सिर्फ ट्यूबलाइट के साथ लगाते हैं सर? हाँ, जनरली जहाँ पे मिनिमम से मिनिमम करंट चाहिए होता है वहां पे दिस, इसके भी डिसएडवांटेजेस हैं, choke coil के भी लिमिटेशंस हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट ये वाला काम हमारा choke coil से ओवरकम हो जाएगा। सर जैसे हमें मोबाइल चार्जिंग के लिए तो बहुत कम वो चाहिए, पावर चाहिए होगा ना हाँ, सर, तो तो वहां पे सर्किट में भी चोक होता है सर? नहीं होता। सवाल तूने ठीक पूछा, लेकिन मोबाइल में आपको कौन सा करंट चाहिए बेटा, बोलो? कौन सा पावर? मोबाइल में तो डीसी चाहिए ना। हाँ डायरेक्ट, यस सर। हाँ, तो हमको डायरेक्ट सर्किट। मोबाइल तो एसी पे चलता नहीं है, आपको डीसी चाहिए। तो हम मोबाइल में एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस लगाते हैं। अच्छा, वो मोबाइल के अंदर होता है सर? नहीं, आपके चार्जर में होता है, एडेप्टर में। एडेप्टर जो है ना आपका, चार्जर जो है ना, उसमें वो गोल वो रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या बना है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक ऐसी डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है, जिसको हम लोग डायोड कहते हैं। ओ डायोड, ओके सर। हाँ, जिसको हम लोग आगे इन्वर्टर भी कहते हैं, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे। सॉरी, इन्वर्टर नहीं, रेक्टिफायर कहते हैं। डायोड या रेक्टिफायर एक ही बात है, डायोड से ही रेक्टिफायर बनता है ना। हाँ, तो जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे, आप एसी सप्लाई दोगे वो डीसी में कन्वर्ट कर देगा। अब सवाल ये उठेगा, सर वो डीसी क्या प्योर डीसी होगा? ये प्योर होगा, इम्प्योर होगा, वो सब सेमीकंडक्टर में डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग पल्सेटिंग डीसी कहते हैं। एनीवेज, हाँ, तो मोबाइल में आपको एसी चाहिए नहीं, यहाँ तो एसी की बात कर रहे हैं ना लोग, यहाँ पे एसी चाहिए हमको। हमको क्या करना है? एसी करंट को ही यूज करना है। मोबाइल तो को एसी देख के देखो, मोबाइल चाहिए। तुमने कभी डीसी चार्जर देखा है? डीसी चार्जर सर? हाँ, नहीं देखा है? नहीं देखा, मैंने देखा है। डीसी चार्जर भी आता है, सर? ऐसे ही होता है जैसे तुम्हारा चार्जर है, वैसे डीसी चार्जर होता है, बस उसमें रेक्टिफायर लगानी होता है। डीसी चार्जर जो है ना, वो बैटरी से ही चार्ज होगा, आपके इससे एसी सप्लाई से चार्ज नहीं होगा सर। कभी वो तुमने इन्वर्टर के अंदर जो बैटरी लगी होती है वो देखा है कभी? अरे इन्वर्टर के साथ बैटरी लगी होती है ना। इन्वर्टर तो देखा है ना, इन्वर्टर। बैटरी लगा हुआ पता नहीं सर। लाइट चली जाती है, लाइट चली जाती है, तो तब भी हमारे घर पे लाइट रहती है। कैसे रहती है? इन्वर्टर काम करता है तब तक, है ना। हाँ, तो वो इन्वर्टर कभी देखा तुमने? इन्वर्टर के देखा होगा कि इन्वर्टर के अंदर एक बैटरी लगी होती है, 2-3 बड़ी सी बैटरी लगी होती है, बड़ी बड़ी सी बैटरी लगी होती है। नहीं देखा? नहीं देखा सर। हैं? नो सर। अरे तुम कहाँ से आई हो? तुमने बैटरी नहीं रैम तुमको मैं भेजता हूँ, रुक जाओ।
It just come fast. Miss is about close. Come. Okay. What happened is? No, सर वो मिस वो इस टाइम में होने वाली है ना सर वो क्या है? अच्छा बैटरी देखो मैं तुमको भेजा है। मैं देखो मिला? यस सर। अच्छा ये ऐसी बैटरी देखी है? हाँ देखिए सर। हाँ दिस इज द बैटरी। तो अब ये बैटरी क्या काम करता है कि आप देखो वो लगा हुआ है कंटिन्यूअस चार्जिंग में। तो क्या होता है कि जब आपकी लाइट चली जाती है तो वो बैटरी जो चार्ज स्टोर करता है वो हमेशा डीसी के फॉर्म में करता है। तो जब लाइट चली जाती है तो वो डीसी आपको फिर से कन्वर्ट करके एसी में आपको आपके घर को रोशनी देता है ना, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। और जब लाइट रहती है तो वो बैटरी चार्ज होता रहता है उस टाइम पे। और वो चार्जिंग के टाइम पे क्या होता है कि आपके घर से वो एसी ले रहा है और एसी रेक्टिफायर डीसी में कन्वर्ट करता है और फिर वो डीसी के फॉर्म में चार्ज स्टोर होता है। ठीक है। तो जो आपके पास जो फोन चार्जर है वो एसी से ही चार्ज होगा क्योंकि उसके अंदर रेक्टिफायर है। अब तुम कभी बैटरी से कनेक्ट कर दो फोन को, बैटरी से, जैसे ये जो बैटरी भेजा मैंने, इस बैटरी के से दो चिमटे यूज करो, दो पिन यूज करो, दोनों पिन से दोनों रॉड को कनेक्ट करके तुम फोन में लगाओ, तुम्हारा फोन ही चार्ज नहीं होगा या शॉर्ट कर जाएगा, है ना। क्योंकि बैटरी जो क्या करता है वो जो आपका एडेप्टर है एसी वाला उसके अंदर इन्वर्टर लगा है तो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। और जैसे ही तुम डीसी दोगे ना तो डीसी को जाने नहीं देगा अंदर तो करंट जीरो, फोन चार्ज नहीं होगा। ठीक है। अब जो डीसी चार्जर आता है ना उसके अंदर रेक्टिफायर नहीं होता तो वो डीसी लेगा डीसी देगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर एसी से चार्ज नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हम जो है ना वो सब उधर डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर में। ठीक है। हाँ, so choke coil can reduce voltage to tube only if its Z is higher ठीक है। इसके इम्पिडेंस को बढ़ा दो तो जो चोक कॉइल है वो क्या करेगा, वोल्टेज को रिड्यूस कर देगा। ठीक है। एंड एट द सेम टाइम R should be small। ठीक है। तो उस टाइम पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम रखो, एक्सएल की वैल्यू ग्रेटर रखो। यहाँ पे एक्सएल को ग्रेटर रखो और रेजिस्टेंस की वैल्यू को लेसर रखो। एक्सएल को बढ़ा के और रेजिस्टेंस को घटा के। R should be small। ठीक। ये R है, ये तुम्हारा एक्सएल है और ये तुम्हारा Z है और ये एंगल फाई है। ठीक। तो अब यहां से तुम पावर फैक्टर निकालोगे,
यानी कि cos फाई, तो क्या होगा cos फाई कितना होता है भाई? cos फाई का मतलब है r अपॉन z, और z क्या होता है? r अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, जब r एक काम करो, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो दैट इट इज इक्वल टू r, अच्छा इस r को नीचे लेकर आओ, अंडर रूट के अंदर जाएगा तो r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी z नहीं एक्सएल है ना, एक्सेल, हाँ एक्सएल अपॉन एसक्यूएल स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये ऊपर वाला r नीचे आ गया, नीचे आएगा तो दोनों में डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस एक्सएल अपॉन r का होल स्क्वायर। अब तुम एक बात सोच के देखो बेटा, सोचना क्या है कि सिंपल सी बात है, देखो r की वैल्यू बहुत कम है और एक्सेल की वैल्यू बहुत ज्यादा है ना, तो जब बहुत छोटे वैल्यू से बहुत बड़े वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो बहुत छोटी वैल्यू आती है, बहुत हाँ ठीक, उसका फिर स्क्वायर करेंगे, फिर रूट करेंगे, फिर उसको उसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो एक्सेल अपॉन आर, एक्सेल बहुत बड़ा वैल्यू है, आर बहुत छोटी वैल्यू है, तो बहुत बड़े को बहुत छोटे से डिवाइड करोगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, फिर उसका स्क्वायर करोगे तो और बड़ी वैल्यू हो जाएगी, 1 ऐड करोगे तो वैल्यू और बड़ी हो जाएगी, रूट करोगे तो वैल्यू तब भी बड़ी ही रहेगी, तो 1 अपॉन एक बड़ी वैल्यू, 1 अपॉन एक बड़ी वैल्यू, तो वो क्या होगा? एक छोटी वैल्यू आ जाएगा, 1 अपॉन एक बड़ी वैल्यू विल बिकम छोटी वैल्यू, है ना। तो क्योंकि एक्सेल बहुत बड़ा है, क्योंकि आर बहुत छोटा है, तो एक्सेल अपॉन आर का स्क्वायर अगर तुम करोगे तो ये भी बिग वैल्यू आएगा, बिग रहेगा, है ना, बिगर वैल्यू रहेगा, बिगर वैल्यू, और 1 प्लस एक्सेल अपॉन आर का स्क्वायर करोगे तो ये भी बिगर वैल्यू रहेगा, इसका रूट लगाओगे तो भी बिगर वैल्यू हो जाएगा, बिगर ही रहेगा स्टिल, और लेकिन जब 1 अपॉन दिस मच कर लोगे 1 प्लस एक्सेल अपॉन आर का स्क्वायर, तो रेसिप्रोकल विल बिकम छोटा, छोटी वैल्यू, ठीक है। किसी बड़े वैल्यू का रेसिप्रोकल हमेशा छोटा होता है, ठीक। तो यहाँ यानी कि यहाँ पे जो पावर फैक्टर है, जो cos फाई है, वो नियरली जीरो के इक्वल, इतना छोटा हो जाएगा जीरो के करीब, 0.0000001 नियरली इक्वल टू 0। दिस इज सपोज टू बी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। और जब पावर फैक्टर बहुत छोटा होगा, तो डेफिनेटली हमारा काम रेजिस्टिव सर्किट में भी काम हो गया था ना, रेजिस्टेंस वोल्टेज तो कम हो ही गया, करंट तो कम हो ही गया था, लेकिन पावर फैक्टर ज्यादा था, इसके बहुत सा पावर हमारा वेस्ट हो रहा था, ठीक है। तो उस चीज को, वेस्टेज ऑफ पावर को बचाने के लिए हम रजिस्टर की जगह पे एक चोक कॉइल यूज करते हैं, जो क्या करता है, हमारे पावर को वेस्ट होने देखो, पावर फैक्टर नियरली 0, बहुत कम से कम पावर वेस्ट होगा। दिस इंडिकेट्स दैट wastage of power will be least. This indicates that wastage of power will be least. बात समझ रहे हैं आप मेरी? Yes. This is the concept of choke coil. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं RLC सर्किट को। अब RB, LB, CB तीनों। अभी तक कोई दिक्कत? नो सर।